दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्निंग डे पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फिजिक्स के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस सीरीज में बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है फिजिक्स का। इसके पहले का पार्ट आप देख सकते हैं जिसमें हमने आपको 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। इस वीडियो में भी हम कम से कम 3 से 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 मात्रक एवं विमाएं चैप्टर पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप पीडीएफ चाहिए आपको या अन्य इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे साथ टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और आप हमें कमेंट लिख करके निश्चित रूप से अपनी राय अपने सुझाव दे सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट की क्लासें भी आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जिस प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं, वो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार से होने वाला है कि आपको कोई भी एक वैल्यू दे देगा और उस वैल्यू के सापेक्ष आपसे पूछेगा कि किसी भी भौतिक राशि के जो आपका संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों में रिलेशन क्या होता है, यह आपका क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का। क्यों? क्योंकि यह थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान और उसके मात्रक में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आप बताइए। तो बहुत आसान सा यह प्रश्न होता है, इसमें कोई आपका बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगता है। सिंपल वे में आप केवल और केवल एक लाइन लिख सकते हैं, उसी एक लाइन के बेस्ड पर आपको 2 नंबर बहुत ही आसान तरीके से मिल सकता है। कैसे? दोस्तों यहां पर आप ध्यान देना, हमने मान लिया कि किसी भी एक भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है आपका n, और हमने मान लिया कि उसका मात्रक क्या है u। n क्यों माना? क्योंकि संख्यात्मक मान को हम न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं और मात्रक को हम यूनिट बोल सकते हैं, इसीलिए हमने संख्यात्मक मान को n मान लिया और मात्रक को हमने u मान लिया। पूछ क्या रहा था प्रश्न में? n और u के बीच में रिलेशन। तो n और u के बीच में हमेशा ध्यान देना क्या रिलेशन होता है, n जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है u के, या आप कह सकते हैं n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/mod के अंदर u। ये मॉड के अंदर u का क्या कॉन्सेप्ट है कि हमेशा जो u की वैल्यू होगी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। हालांकि संख्यात्मक मान के ऊपर प्लस माइनस लगता है, तो इसी बेस पर यहाँ पर आपको मॉड दिया गया है कि इसकी वैल्यू किसी भी कंडीशन में प्लस ही रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, यह प्रश्न तो आपका क्लियर हुआ होगा, यह आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके लिए लिखा गया है n और u के बीच में रिलेशन। जो अगला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है दोस्तों, वो क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या रहता है। आपसे यह क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदियों नियत रहता है, अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है या असमान होता है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछेगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे यहाँ पर बन सकता है। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि किसी भी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदियों नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसको आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे? इसके जस्ट पहले वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के बीच में हमने मान लिया कि किसी भी क्वांटिटी, किसी भी एक भौतिक राशि की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है n1 है और उसकी भौतिक राशि क्या है, उसका मात्रक क्या है u है। अब यहाँ से अगर आप एक रिलेशन निकालेंगे तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k के यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 और u1 हो जाएगा। जस्ट हमने मान लिया कि कोई एक भौतिक राशि है जिसका संख्यात्मक मान n2 है और ये किसके प्रोपोर्शनल में होगा, ये u2 के प्रोपोर्शनल में होगा। तब यहाँ से k इज इक्वल टू फिर से आपको क्या मिल जाएगा, n2 इंटू u2। हमेशा ध्यान देना u2 जो होगा और यहाँ पर जो u1 होगा दोनों मॉड में होगा, और ये दोनों k एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए ये दोनों बराबर होगी। तो जो n1 मॉड के अंदर u1 है ये हमेशा बराबर होगा n2 मॉड के अंदर u2 का। और यही कहता है आपका कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान एवं उसके संगत मात्रक का गुणनफल सदियों नियत रहता है या फिर सदियों कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और केवल कांस्टेंट को आपको ध्यान में रखना है, इस पर आपको टिक लगा देना है और आसान तरीके से आपको 1 नंबर मिल जाएगा।
तो कुछ इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है जो आपके लिए ध्यान देने वाली बातें हैं। अब अगला प्रश्न के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। क्या पूछेगा कि मात्रक की जो पद्धतियां होती हैं उसमें से किसी भी एक पद्धति को दे देगा। सपोज करते हैं हम आपको दे देगा FPS और FPS में पूछ लेगा कि FPS पद्धति में हम लंबाई को किस में दर्शाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन सुनना, आपसे पूछेगा FPS पद्धति में हम लंबाई को किस से रिप्रेजेंट करते हैं या किस से हम दर्शाते हैं, या लंबाई की यूनिट क्या होती है FPS पद्धति में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, या PS के बजाय आपसे पूछ लेगा CGS पद्धति में, या आपसे पूछ सकता है MKS पद्धति में, या फिर आपसे SI पद्धति में पूछ सकता है। चारों में से कोई भी एक आपको सिस्टम दे देगा, यूनिट सिस्टम दे देगा, और आपसे पूछेगा कि इसमें लंबाई का या द्रव्यमान का या फिर सेकंड का जो मात्रक होगा वो मात्रक क्या होगा। तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा। बहुत आसान सा प्रश्न आपके लिए बनता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है, आपने समझा नहीं है, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपके लिए रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे FPS है तो इसको आप हमेशा समझ लेना, F का मतलब क्या हो जाता है फुट, P का मतलब क्या हो जाता है पाउंड, ठीक है, और यस का मतलब क्या हो जाता है सेकंड। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, चाहे FPS हो, CGS हो या MKS हो, जो सबसे पहले आएगा वो लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, लंबाई को। जो उसके बाद आएगा वो आपका द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करेगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो हमेशा समय को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पद्धति में आपसे समय का अगर मात्रक पूछता है तो आप आंख बंद करके सेकंड लगा देना, क्योंकि हर एक पद्धति में चाहे FPS हो, MKS हो, CGS हो, SI हो, हर एक पद्धति में समय का मात्रक सेकंड ही होता है। स्पेशली दोस्तों अगर हम बात करें FPS पद्धति का, तो यहाँ पर जो लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई की यूनिट होती है वो फुट होगी, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है आपका क्या हो जाता है, पाउंड हो जाता है, ठीक है। और समय का मैंने आपको तीनों यूनिट का बता दिया है, समय का हमेशा सेकंड ही होता है यूनिट। अब इसके बाद जो दूसरी यूनिट आपकी आती है MKS के बारे में हम बात कर लेते हैं। M का मतलब यहाँ पर हो जाता है मीटर, K का मतलब आपका यहाँ पर हो जाता है किलोग्राम, किलोग्राम को हम किग्रा लिख देते हैं, और यस का मतलब आपका हो जाता है सेकंड। जस्ट FPS में मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले रहेगा ये लंबाई को, उसके बाद जो रहेगा वो द्रव्यमान को, और जो सबसे लास्ट में रहेगा वो समय को। समय का मात्रक MKS में सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक MKS में किलोग्राम, लंबाई का मात्रक MKS में मीटर। बहुत आसान सा प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। एक नंबर यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आप बहुत आसान तरीके से इस प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। दो पद्धति की बात हमने कर ली, तीसरी पद्धति दोस्तों आपकी हो जाती है CGS। CGS में ध्यान देने वाली बात यह है कि C का मतलब आपका क्या हो जाता है सेंटीमीटर, G का मतलब हमारा क्या हो जाता है ग्राम, और यस का मतलब हमारा क्या हो जाता है सेकंड। फिर से वही कॉन्सेप्ट, सबसे पहले वाली लेंथ को दर्शाएगा, उसके बाद वाली द्रव्यमान को दर्शाएगा, और जो सबसे लास्ट में होगा वो आपका समय को दर्शाएगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ ये ध्यान देना कि CGS पद्धति में अगर आपसे पूछता है तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, और समय का मात्रक आपका क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तीनों यूनिट में FPS, MKS, CGS में, तो आप एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, फिर हम आपके डाउट को निश्चित रूप से सॉल्व करेंगे। MKS, FPS और CGS यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। मैंने बता दिया है आपको ऐसा एक चार्ट बना करके, उसमें हर एक का, जैसे यहाँ पर आप लिख लेना लंबाई, यहाँ पर आप लिख लेना द्रव्यमान, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लेना समय। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तीनों में ऐसे आप एक चार्ट बना लेना, आप एक टेबल बना लेना, ताकि कभी भी आप टेबल को जैसे ही ओपन करें तो सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में आपके माइंड में सेट हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि जो टेबल के फॉर्म में होगा या चित्र के फॉर्म में कुछ भी कोई भी चीज़ होगी वो आपके दिमाग में बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से, जल्दी से बैठ जाती है। चौथी एक यूनिट होती है SI यूनिट, इसको सबसे अलग रखा गया है। क्योंकि यहाँ अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, मैक्सिमम जगहों पर आपको जो यूनिट मिलती है वो SI होती है। हो सकता है FPS किसी एक कंट्री में लागू हो, किसी अदर कंट्री में ना लागू हो।
MKS हो सकता है किसी एक कंट्री में चल रहा हो, दूसरे कंट्री में ना चल रहा हो, लेकिन जो SI है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे आपको SI यूनिट में ही चीज़ें मिलेंगी। आप SI यूनिट में चीज़ों को अगर बताते हैं तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति समझने के लिए एलिजिबल है। अब मेन चीज़ यहाँ पर जो आपको समझना है वो ये है कि जो आपकी SI यूनिट होती है वह MKS यूनिट का ही संशोधित एवं इसका मॉडिफाई रूप है, जिसके अबाउट हम आपको आगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। मतलब SI यूनिट और MKS यूनिट लगभग दोनों चीज़ें लगभग सेम है, बस MKS पद्धति को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया गया है, इसमें थोड़ा सा और कुछ चेंज कर दिया गया है जो कि ये SI यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया था बीच में, क्योंकि अब अगर हम उस कॉन्सेप्ट को आपको बताएंगे तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मूल राशियां हमने पहले लेक्चर में देखा था, मूल मात्रक हमने देखा था, व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखे थे। अब यहाँ पर आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन आपसे बनेगा कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उन सभी को लिखो और उनके मात्रक लिखो। यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनेगा कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं, उन सभी को आप डिस्क्राइब करिए, उन सभी को आप विस्तार पूर्वक बताइए। यह प्रश्न 2 से 3 नंबर का आपसे बन सकता है। तो ध्यान देना दोस्तों, अगर कभी भी आपसे मूल राशि पूछता है कितने प्रकार की होती हैं या मूल मात्रक पूछता है कितने प्रकार की होती हैं, तो हमेशा आपको आंसर क्या करना है, 7 करना है। मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 7 होती हैं। अगर मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं तो मूल राशियों को ही रिप्रेजेंट करता है मूल मात्रक। मूल मात्रक भी कितने प्रकार का हो जाएगा, तो आप कहोगे सर मूल मात्रक भी हो जाएगा हमारा 7 प्रकार का। अब कौन कौन से वो 7 प्रकार हैं जो मूल राशियां और मूल मात्रक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अच्छे से समझना। आप यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है। अब देखना, जो पहले वाली टेबल में है ये क्या है, मूल राशियां हैं। जो दूसरे वाली टेबल में है ये मूल मात्रक है। और तीसरे वाले में क्या है, इनको संकेत को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। और चौथे वाले में क्या है कि अगर हम इसको बीमा में लिखेंगे, बीमा अभी मैं आगे आप बताऊंगा, वहां पर ये चौथा वाला कॉलम आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जिस दिन हम बीमा वाले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे उस दिन बीमा आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बीमा वाला अभी आपको सिंपल ऐसे देख लेना है, समझ लेना है, याद कर लेना है। इन 3 कॉलम के ऊपर अभी आपको मेन फोकस रखना है और स्पेशली आपको फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, मीटर। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, m से। और इसकी बीमा क्या होती है, L होती है। द्रव्यमान क्या है, एक मूल राशि है। किलोग्राम क्या हो जाता है, इसका मूल मात्रक। केजी क्या हो जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और m क्या हो जाता है, इसकी बीमा। समय क्या है, एक मूल राशि है। सेकंड क्या है, उसका मूल मात्रक है। यस से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और टी उसकी बीमा हो जाती है। विद्युत धारा एक मूल राशि है। एम्पियर मूल मात्रक है। ए उसका चिन्ह है और ए को हम आई से इसकी बीमा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, विद्युत धारा को। ताप क्या हो जाता है, मूल राशि है। केल्विन या डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, आपका मूल मात्रक हो जाता है। के या फिर डिग्री सेल्सियस आपका क्या हो जाता है, इसका प्रतीक हो जाता है। और थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बीमा की यूनिट, बीमा का सिंबल जो होता है आपका थीटा हो जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है ज्योति तीव्रता, एक मूल राशि है। कैंडेला उसका मूल मात्रक है। CD से रिप्रेजेंट करते हैं और जहाँ पर इसकी बीमा लिखनी होगी वहाँ पर हम किससे लिखेंगे, I से लिखेंगे। पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, मोल उसका मूल मात्रक है। और MOL से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बीमा जहाँ भी इसकी लिखनी होगी हम यल लिख देंगे, यन से इसकी बीमा आपकी हो जाएगी। तो ये तो 7 मूल राशियाँ हैं और उन्हीं 7 राशियों के 7 मूल मात्रक हैं और इन्हीं मूल मात्रक के प्रतीक मैंने आपको बताए और हर एक की यूनिट भी मैंने आपको, उसके बीमा में आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से आपके लिए प्रश्न बनेगा 2 नंबर का क्वेश्चन। अगला आपसे जो प्रश्न बनता है वो पूरक राशि और पूरक मात्रक से रिलेटेड बनता है। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का। पूछता है
पूरक मूल राशियां कितनी हैं और उनके मात्रक क्या हैं। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, और आसान प्रश्न होता है। ये प्रश्न लगभग बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, और जिन बच्चों को पता नहीं होता वो इसको गलत करके चले आते हैं और 2 नंबर बेवजह गंवा देते हैं। कुछ भी आपसे इसमें डिफिनीशन कभी नहीं पूछेगा कि पूरक मूल राशियां क्या है या पूरक मूल मात्रक क्या है। सिंपली आपसे पूछता है कि पूरक मूल राशियां कितनी हैं और पूरक मूल मात्रक कितने हैं। तो ध्यान देना है, पूरक मूल राशियां या पूरक मूल मात्रक 2 हैं। एक तो हो जाता है आपका प्लेन एंगल या समतल कोण, दूसरा आपका हो जाता है सॉलिड एंगल या घन कोण। प्लेन एंगल की यूनिट मात्रक क्या हो जाता है, रेडियन, और घन कोण का मात्रक क्या हो जाता है, स्टेरेडियन। रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेरेडियन को हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर बीमा में दिखेगी। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्न में से ऐसी कौन सी राशि है जो बीमाहीन है। आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सी ऐसी राशि है जो बीमाहीन है। आपको ऑप्शन ए दे दिया गया लंबाई, ऑप्शन बी आपको दे दिया गया द्रव्यमान, ऑप्शन सी आपको दे दिया गया समय, और ऑप्शन डी आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, रेडियन दे दिया गया, या फिर समतलीय कोण दे दिया गया। तो जो एंगल होता है उसकी कोई भी बीमा नहीं होती, उसको हम बीमाहीन राशि कहते हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी बन सकता है। ये सारे वो प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, मतलब इस पॉइंट से मैंने आपको लगभग 3 नंबर के प्रश्न बताए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसके आगे के पूरे टॉपिक को लेकर। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं फिजिक्स से, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं करवाऊंगा आपके लिए। हर एक प्रश्न, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो छूटेगा। बस आपको करना क्या है, चैनल से जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को लर्निंग डे फैमिली से जोड़ना है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, CSCD 5 सब्जेक्ट की क्लास आपको मिलेगी इसी लर्निंग डे परिवार पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाज़त। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।